ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में आज हम फर्स्ट वन कर रहे हैं। उस फर्स्ट वन का नाम है यूएस ईरान वार। यूएस ईरान वार। मैं मेन हेडिंग को कोशिश करूंगा ब्लू पे लिखूं, सब हेडिंग को ब्लैक पे लिखूंगा, तो आप लोगों ने भी इस तरह करना होगा। सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने ये लिखना है कि हमारे पास जो यूएस ईरान वार है, पहला पॉइंट ये लिखे कि ये एक जियो पॉलिटिकल राइवलरी है। जियो पॉलिटिकल राइवलरी, जियो पॉलिटिकल राइवलरी मस्ट लेके इसके लिए एक अप्रोच है 5G एंड 3G, जो आज ग्रे स्ट्रक्चर के बाद शायद समझा दूं। मैंने आप लोगों को 5G एंड 3G स्कूल ऑफ थॉट नहीं पढ़ाया है, और 5G एंड 3G के पूरे स्कूल ऑफ थॉट में मैंने आप लोग का जब भी कोई ग्लोबल इशू हो, जब भी कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, तो 5G 3G जरूर अप्लाई करे। और आप लोगों ने वह 5G वाली बात आ गई, जियो पॉलिटिकल वाली। जियो इकोनॉमिक भी है, जियो सोशल भी है, जियो डेमोग्राफिक भी है, जियो स्ट्रेटेजिक भी है, गॉड ग्लोरी एंड गोल्ड भी है। सो फर्स्ट वन पॉइंट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड ईरान इज वन ऑफ द मोस्ट सर आपकी important. आवाज स्लो हो रही है बीच में। The conflict between US and Iran is one of the most important geopolitical rivalries. Geopolitical rivalries है. It is not completely military confrontation. It is not completely military, not completely military confrontation. वो हम एंड पे आपको समझ आ जाएगी किस तरह। नॉट कंप्लीटली मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, रादर क्या है, इट इज आइडियोलॉजिकल फ्रॉम द हिस्ट्री। आइडियोलॉजिकल है, आइडियोलॉजिकल टसल है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। क्या? न्यूक्लियर पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद प्रॉक्सी वार्स भी है। प्रॉक्सी वार्स की हिस्ट्री भी हम देखेंगे, प्रॉक्सी वार्स भी इसमें है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, आइडियोलॉजिकल है, प्रॉक्सी वार्स भी है। उसके बाद रीजनल पावर कंपटीशन भी आ गया। रीजनल पावर कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पावर जो डिस्टर्ब होता है, तो रीजनल पावर कंपटीशन भी आ गया। इसके साथ साथ प्रॉक्सी वॉरफेयर आपने लिख लिया। इकोनॉमिक सैंक्शंस भी है। इकोनॉमिक सैंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में वार जो है वो बहुत ज्यादा इग्नाइटेड हो चुका है। और आखिरी आप लोग लिखे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ एनर्जी रूट्स। आखिर में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ एनर्जी रूट्स। सो हमारे पास यूएस ईरान वार is not only geopolitical rivalry between US and Iran, but also military. Not only, yeah, not completely militarily conflict, but also ideological tussle. न्यूक्लियर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, प्रॉक्सी वॉर्स भी इन्वॉल्व है, रीजनल पावर कंपटीशन का इशू है, इकोनॉमिक सैंक्शंस का इशू है, एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ एनर्जी रूट्स। ये आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोग इंट्रोडक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि ईरान और यूएस का जो वार है, इसको इग्नाइट किया है पैलेस्टाइन एंड इजराइल वार ने। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने भी इसको डिस्टर्ब किया है। सो ईरान इजराइल वार भी इसका एक रूट काज है। ये आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में लिखना है कि यूएस ईरान वार के इंट्रोडक्शन में ये बातें आनी चाहिए। यूएस ईरान वार के इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अभी हम आ जाते हैं इसके हिस्ट्री पे। इंट्रोडक्शन के बाद आप लोग एक मेन हेडिंग लेके हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस ईरान वार। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस ईरान वार। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप लोग सबसे पहला पॉइंट लेके हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, वो हमारे पास है 1979 रिवॉल्यूशन। सो द वेरी फर्स्ट वन इज बिफोर 1979 रिवॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर 1979 रिवॉल्यूशन क्या था?
उसके बाद हम आफ्टर 1979 रिवॉल्यूशन भी देखेंगे। बिफोर 1979 रिवॉल्यूशन यूएस के जो रिलेशंस थे ईरान के साथ, वो रिलेशन कन्वर्जेंट थे। क्या थे? कन्वर्जेंट रिलेशंस थे। आई रिपीट, बिफोर 1979 यूएस ईरान के रिलेशंस कन्वर्जेंट बेस थे। यूएस जो था उसने सपोर्ट किया था शाह मोहम्मद रिजवी ऑफ ईरान, शाह मोहम्मद रजा पहलवी ऑफ ईरान, शाह मोहम्मद रजा। यूएस ने शाह मोहम्मद रजा को क्या किया था? बिफोर 1979 सपोर्ट किया था। और मिडल ईस्ट में, समझे बात को, मिडल ईस्ट में बिफोर 1979 ईरान वाज प्रो वेस्टर्न स्टेट। ईरान वाज प्रो वेस्टर्न स्टेट। ईरान वाज प्रो वेस्टर्न स्टेट। शाबाश, प्रो वेस्टर्न स्टेट था ईरान। उसके बाद यूएस का भी बहुत ज्यादा फायदा था। यूएस का इंटरेस्ट क्या था? यूएस वाज बेनिफिटेड फ्रॉम ईरानियन ऑयल। यूएस वाज benefited from US was benefited from Iranian oil. US was benefited from Iranian oil. So इसका मतलब ये है कि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो या कन्वर्जेंट होते हैं या डाइवर्जेंट होते हैं। C&D अप्रोच अक्सर मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, या कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। यहाँ पे आपकी रिलेशन कन्वर्जेंट थे। और वो क्यों थे? यूएस का एक अच्छा ट्रेड था शाह मोहम्मद रिजवी के साथ। यूएस ने सपोर्ट किया था शाह मोहम्मद रिजवी को। उसके साथ साथ ईरान जो था वो प्रो वेस्टर्न स्टेट कंसिडर किया जाता था। ईरान वाज प्रो वेस्टर्न स्टेट। वो प्रो वेस्टर्न स्टेट था मिडल ईस्ट में। वेस्ट के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे। और यूएस का भी एक फायदा था कि यूएस भी ईरान के ऑयल से फायदा ले रहा था। यूएस भी ईरान के ऑयल से फायदा ले रहा था। अभी अगर हम बात करें तो 1953 की बात हम करेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। अभी मैं थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपको समझाऊं तो हम 1953 को की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस, नॉट ओनली यूएस बल्कि ब्रिटेन ने भी इसको सपोर्ट किया। 1953 मिलिट्री कू इन ईरान, इसको किसने सपोर्ट किया? यूएस ने भी सपोर्ट किया और ब्रिटेन ने भी सपोर्ट किया। तो इसका मतलब है कि अगेन जो यहाँ पे ईरान में जो मिलिट्री कू थी, ईरानियन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक को अगेन सपोर्ट किया। किसने? मुसद्दिक को अगेन सपोर्ट किया। किसने? ईरान ने भी और यूएस ने भी। तो 1953 में भी रिलेशंस हमारे कौन से थे? कन्वर्जेंट रिलेशंस थे। कन्वर्जेंट रिलेशंस किसके थे? कन्वर्जेंट रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड ईरान। यूएस और ब्रिटेन ने यूके ने सपोर्ट किया था और लॉन्ग टर्म, शाबाश, लॉन्ग टर्म सपोर्ट थे। लेकिन अगर मैं बात करूं आफ्टर मिलिट्री कू, तो आफ्टर मिलिट्री कू सेंटिमेंट्स चेंज हो गए। सर आफ्टर ये, इसको एक बार रिपीट कर देंगे थोड़ा? ठीक है, आफ्टर मिलिट्री कू ऑफ सर इसको थोड़ा रिपीट 1953। कर देंगे एक बार? ठीक है, मैं करता हूं। आफ्टर मिलिट्री कू सेंटिमेंट्स चेंज हो गए ईरान के। तो मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझाना चाहता हूं कि 1953 की कू तक, मिलिट्री कू तक यूएस एंड ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था। बिफोर 1953 फिर भी सपोर्ट थी, 1979 से पहले भी सपोर्ट थी। लेकिन अगेन अगर मैं बात करूं कि जो प्रो वेस्टर्न स्टेट था मिडल ईस्ट में ईरान, वो किस तरह अगेंस्ट, वो वी कैन से अगेंस्ट यूएस चला गया। तो 1953 तक जो मिलिट्री कू थी ईरान में, उसके सेंटिमेंट्स थे। आफ्टर 1953 मिलिट्री कू, द सेंटिमेंट्स ऑफ ईरान जो थे वो एंटी अमेरिकन बन गए। एंटी अमेरिकन बन गए बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट। अभी मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा। ये पूरा जो रिलेशन है
ये IR के एक ही पर्सपेक्टिव को टेकल करता है। वो पर्सपेक्टिव 2026 के ऐसे में भी आया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में परमानेंट फ्रेंड कोई नहीं होता, परमानेंट फ्रेंड कोई नहीं होता ना परमानेंट एनिमी होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी इंटरेस्ट को देखा जाता है। बिफोर 1953 ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात है अमेरिका के। बिफोर 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन अच्छे ताल्लुकात है, प्रो वेस्टर्न स्टेट है मिडल ईस्ट में। लेकिन यही ईरान किस तरह अगेंस्ट वेस्ट चला गया, इट इज बिकॉज ऑफ द थीरीज ऑफ ईरान, सॉरी थीरी ऑफ IR जो ईरान पे अप्लाई होता है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ओनली इंटरेस्ट को देखा जाता है। 1953 के बाद हमारी जो पॉलिसी है चेंज हो गई। 1953 की मिलिट्री कू के बाद एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स ईरान में क्या हो गए, क्रिएट हो गए। एक बैलेंस ऑफ पावर भी इसमें है, लेकिन वो बैलेंस ऑफ पावर मैं बाद में समझाऊंगा कि यहाँ पे यूके और यूएस का एक बैलेंस ऑफ पावर भी था ईरान के प्रॉक्सीज में, लेकिन वो बाद में हम देखेंगे। सो अभी हम आ गए 1979 अमेरिकन रिवॉल्यूशन तक, सॉरी ईरानियन रिवॉल्यूशन। 1979 के रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशन। अभी से 1979 के रिवॉल्यूशन में क्या लिखो, ईरान ने यहां पे एक ट्रेमेंडस चेंजेस में आ गया जो कि आइडियोलॉजिकल बेस था। और उस आइडियोलॉजिकल चैलेंज में, सॉरी आइडियोलॉजिकल चेंज जो था वो उसका एक ही हीरो था जिसका नाम है आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनियन रिवॉल्यूशन पे हम बात करेंगे, आयतुल्लाह खुमैनी, शाबाश। आयतुल्लाह खुमैनी की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन का वो हीरो था। सो ईरान एडॉप्टेड एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजी, ईरान एडॉप्टेड एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजी, समझ आ गई। खुमैनी के बाद एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजी को ईरान ने एडॉप्ट किया। एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजी के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस कोलैप्स्ड हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशन डिस्टर्ब हो गए। ईरान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिस्टर्ब हो गए, डिक्लाइन की तरफ हमारी रिलेशन ईरान की चली गई। और दोनों कंट्रीज में, यूएस में ईरान के एम्बेसी को और ईरान में यूएस के एम्बेसी को थ्रेट्स मिले। डिप्लोमेटिक बॉन्ड्स ब्रेक हो गए आफ्टर 1979। वो स्ट्रेटेजिक एनिमीज कंसिडर किए गए इस स्टेट में, स्ट्रेटेजिक एनिमीज, स्ट्रेटेजिक एनिमीज। खुमैनियन रिवॉल्यूशन, इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन 1979 जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उसके बेस पे दोनों स्ट्रेटेजिक एनिमीज कंसिडर हो गए, दोनों स्ट्रेटेजिक एनिमीज कंसिडर हुई। अभी अगर मैं बात करूं कि जो कंटेम्परेरी काज है, थोड़ी बहुत कंटेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट पे हम आ जाए, ये तो पुराने थे ना। अभी हमने थोड़ी बहुत ईरान के कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा कंटेम्परेरी लिंक करना है। सो कंटेम्परेरी में हिस्ट्री में एक आइडियोलॉजी आ गई, और आइडियोलॉजी तो आपको समझ आ गई कि इस्लामिक आइडियोलॉजी थी, और उस इस्लामिक आइडियोलॉजी ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डिस्टर्ब किया। खुमैनियन रिवॉल्यूशन ने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद यूएस डिस्टर्ब किए। द सेकंड पॉइंट वाज न्यूक्लियर की बात जरूर करोगे। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दोनों की रिलेशंस में। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, पहला पॉइंट लेके देखो, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान की तरफ से स्टांस क्या है और यूएस की तरफ से स्टांस क्या है, इसको समझो। ईरान कहता है कि इट इज अ पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। व्हाट? अ पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता है कि ये एक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और ईरान कहता है कि मैं एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहता हूं, एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहता हूं। लेकिन यूएस कहता है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ आप नहीं जा रहे, ये आप वेपनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ये आप प्रोलिफरेशन की तरफ जा रहे हैं। वेपनाइजेशन की तरफ आप जा रहे, प्रोलिफरेशन की तरफ आप जा रहे, प्रोलिफरेशन, वेपनाइजेशन एंड प्रोलिफरेशन की तरफ आप जा रहे।
और ये जो मेन इशू बन गया, इन दोनों के बायलेटरल रिलेशन को डाइवर्जेंट बनाने में न्यूक्लियर का एक अहम रोल है. So the US and its allies fear that Iran may develop nuclear weapons. उनका स्टांस वेपनाइजेशन का है और ईरान कहता है मैं तो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जा रहा हूं और मैं एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहता हूं. ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यूएस ईरान क्या है, रिलेशंस है. एक सेंट्रल इशू है जो कि हिस्टोरिकल आ रहा है, अभी तक चल रहा है, अभी भी है. अभी भी अगर डील नहीं हो रहे, इस्लामाबाद टॉक्स कामयाब नहीं हो रहे, तो ये भी एक पॉइंट है इसमें. ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस, ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस भी देखे. देखो, अगर मैं आपको कहूं कि ईरान के जो सपोर्ट्स है वो किसके साथ है, लेबनान के साथ ईरान की सपोर्ट है, यमन के साथ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट उनका है, इराक के साथ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, सीरिया के साथ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है एंड रिलीजियस सपोर्ट भी है. ईरान का स्टांस ये है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो हिजबुल्लाह के साथ अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशन रख रहा है. हिजबुल्लाह यमन में होती तो उनकी पुरानी आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस है, एंड उसके बाद इराक और ईरान में भी वो शिया सुन्नी दोनों के साथ वीकेंड से उनके कहीं ना कहीं उनके रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल टाइज है. अभी बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हुआ यूएस ईरान के बीच. किस तरह? यूएस ईरान में अगर ईरान इनके साथ आ रहा है तो यूएस को एक फियर है कि दे कंसिडर ऑल दीज ग्रुप्स दैट दे मे डिस्टेबलाइज द रीजन. यहां पे रीजनल इम्बैलेंस आ सकता है. तो यहां पे ये भी एक मेन फैक्टर है कि व्हाई ईरान इज सपोर्टिंग यमन, इराक, सीरिया एंड लेबनान. और यूएस ये कंसिडर करता है कि सीरिया, इराक, यमन एंड लेबनान जो है ये तो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हैं इन सिक्योरिटी. व्हाई यू आर सपोर्टिंग दीज डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स. और ईरान का स्टांस है कि ये आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस है. तो फिर भी एक टसल आ गया इन दोनों का आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में. जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यूएस के सैंक्शंस है. यूएस के जो सैंक्शंस है ये भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इन दोनों कंट्रीज के डाइवर्जेंट रिलेशंस के साथ. यूएस की जो सैंक्शंस है, यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस एक्सपोज किए, बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज किए, इंपोज्ड मल्टीपल सैंक्शंस. यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए. यूएस ने ईरान पे नंबर 1 कौन सा सैंक्शन लगाया? ऑयल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस. ऑयल एक्सपोर्ट restrictions, oil export restrictions. The second one is banking limitations. Banking को limited किया globally. Banking limitations. Number 3, trade bans. Trade bans लगाए. और यूएस चाहता था कि इकोनॉमिकली ईरान को मैं कमजोर करूं, इकोनॉमिकली. और यूएस नॉट ओनली इकोनॉमिकली वीक करना चाहता था, ईरान पे प्रेशर क्रिएट कर रहा था. ईरान पे प्रेशर क्रिएट कर रहा था जिसकी वजह से ईरान पे बहुत सारे क्राइसिस आए, जिसमें द वेरी फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा मसला ईरान में इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से क्रिएट हुआ. द सेकेंड वन इज इन्फ्लेशन के बाद करेंसी कोलैप्स कर गई. ईरान की करेंसी बैंकिंग की वजह से ईरान की करेंसी कोलैप्स कर गई. अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए और पॉलिटिकल प्रेशर भी क्रिएट हुए, पॉलिटिकल प्रेशर. तो इसका मतलब यह है कि ईरान में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों लेवल पे जो इंस्टेबिलिटी थी वो यूएस के सैंक्शंस की वजह से आई.
इसके साथ साथ यूएस के सैंक्शन भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है ईरान और इजराइल वार में, सॉरी ईरान और यूएस वार में। लेकिन अगेन अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्ट्रेट ऑफ हर्मोज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हर्मोज, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात माइंड में रखें कि हमारे पास यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ये हमारे पास क्या है, पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के साथ यहां पे हमारे पास ईरान है। पर्शियन गल्फ के साथ दूसरे साइड पे यहां पे गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान। ये हमारे पास क्या है, पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के साथ द सेकेंड वन इज गल्फ ऑफ ओमान, दिस साइड पे ये वाला गल्फ ऑफ ओमान है। अभी इसके बीच जो गल्फ ऑफ ओमान है, यहां पे ये वाला जो एरिया है बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज, स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ईरान कोशिश ये करता है कि जब भी यूनाइटेड स्टेट पे प्रेशर डाले तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करता है, क्योंकि ग्लोबली 20 to 25% ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे जाता है। और ईरान की यही कोशिश है कि यूएस पे प्रेशर डाले और रीजन पे प्रेशर डाले और स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करे। ये एक दुनिया का एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है कि इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को। और अगर आपने इसको ब्लॉक किया तो सिर्फ यूएस पे इसका प्रेशर नहीं आएगा, पूरे ग्लोब पे इसका प्रेशर आ सकता है। यू कैन चेक द एविडेंसेस टुडे। पाकिस्तान पे इसका प्रेशर है, यूएस पे है, मिडल ईस्ट पे है, ग्लोब पे है। क्योंकि 20% ऑफ ऑयल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी जो ट्रेड है वो डिस्टर्ब है 20 to 25%। सो यहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज को वो ब्लॉक कर देता है। अक्सर जब भी यूएस ईरान टसल होता है, उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। हर एक काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट में एक पॉइंट होता है स्ट्रेटेजिक, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि इस पे वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि इसकी वजह से पीस भी आ सकता है और इसकी वजह से टसल भी क्रिएट हो सकता है। जिस तरह कि कश्मीर इशू इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इन द सेम मैनर स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यूएस एंड ईरान, क्या, ईरान वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा होगा। इसको कहते हैं न्यूक्लियर डील, JCPOA। देखो JCPOA ये एक न्यूक्लियर डील है। इससे यूएस ने विड्रॉ किया और इससे विड्रॉ होने के क्या इम्पैक्ट आए किस पे, ईरान पे, ये आप लोगों ने देखना है। और उसकी वजह से टसल किस तरह बढ़ी। जायंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जायंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको JCPOA डील भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान न्यूक्लियर डील। और ये डील जो है ये 2015 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था इसके बेस पे। और बहुत सारे सैंक्शंस की वजह से ईरान को रिलीफ मिली थी, सैंक्शंस हटाए गए इसके बेस पे। और इस डील ने ईरान को अलाउ किया कि पीसफुल, फॉर पीस पर्पज आप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर सकते हो, फॉर एनर्जी फॉर पीस।
और इस डील के ज्यादा फायदे किसको थे? ईरान को। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या आए कि ईरान जो है वो फिर जब यूएस ने कोलैप्स किया इस डील को, यूएस ने विड्रॉ किया इस डील से, तो ये डील नाकाम हुई। ईरान को सैंक्शंस की रिलीफ मिली, ईरान को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में लिमिटेड प्रोलिफरेशन की इजाजत मिली, ईरान को चेक्स मिले कि एनुअल चेक्स होंगे आप पे, बहुत सारे सैंक्शंस लिमिट हुए, और ईरान ने अलाउ किए बहुत सारे इंस्पेक्शंस। लेकिन अगेन 2018 में कोलैप्स ऑफ द डील, किसकी वजह से? यूएस की वजह से। शाबाश, यूएस की वजह से ये जो हमारे पास जेसी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था 2015 का, वो किसने कोलैप्स किया? यूएस ने। क्यों? यूएस ने विड्रॉ किया फ्रॉम द एग्रीमेंट 2018 में, विड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट 2015 में। जब यूएस ने जीसीपीओ डील विड्रॉ किया, ईरान न्यूक्लियर डील विड्रॉ किया, तो ईरान ने एक्टिविटीज को रिज्यूम किया। देन ईरान रिज्यूम्ड न्यूक्लियर एक्टिविटीज। उनका मकसद ही ये था। इसकी वजह से टेंशन और भी बढ़ गई यूएस और ईरान की। डिप्लोमेटिक ट्रस्ट खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत था वो भी डिप्लोमेटिक ट्रस्ट कोलैप्स्ड कर गया। डिप्लोमेटिक ट्रस्ट बिटवीन यूएस एंड ईरान जीसीपीओ एग्रीमेंट के बाद खत्म। सो जीसीपीओए की जो विड्रॉयल ऑफ यूएस फ्रॉम जीसीपीओए है, उसकी वजह से ईरान यूएस की डिप्लोमेटिक ट्रस्ट खत्म हो गई, और ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन का कॉज है बिटवीन यूएस एंड ईरान। कोलैप्स ऑफ द डील जीसीपीओए। उसके बाद है प्रॉक्सी वॉरफेयर। शाबाश, पांचों पॉइंट लेके प्रॉक्सी वॉरफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉक्सी वॉरफेयर किस तरह एक मसला है, समझे बात को। ईरान जो है ये इज अ प्रॉक्सी ग्राउंड भी कभी कभी यूज होता है, या अगर ईरान यूज नहीं होता तो इराक, सीरिया, यमन, लेबनान, they are used as a proxy ground। और यूएस और ईरान दोनों, ये ए है ये बी है, आपस में नहीं आते, अक्सर ये एन के बीच आते हैं, एज अ प्रॉक्सी ग्राउंड इनको यूज करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि इराक जो है, इराक यूएस के जो मिलिशियाज हैं, मिलिट्री टारगेट करते हैं। सीरिया जो है, सीरिया भी यूएस के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कभी कभी। शाबाश। ईरान जो है, ये जो यमन है, यमन में होतीस को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान, जो कि यूएस के अगेंस्ट जाता है। So all these are used as a proxy between proxy ground, the point of proxies between US and Iran। और ये मिडल ईस्ट के प्रॉक्सीज ही डिस्टेबलाइज कर रहे हैं इनकी रिलेशंस को, और मिडल ईस्ट ओवरऑल प्रॉक्सी ग्राउंड है बिटवीन यूएस एंड ईरान। यूएस भी इन प्रॉक्सीज को हेड करता है, ईरान भी इन प्रॉक्सीज को हेड करता है, और इन दोनों के बीच टसल बढ़ता जा रहा है। प्रॉक्सी वॉरफेयर is the main trigger to destabilize the Middle East and again to disturb the relation between US and Iran। ये सारे प्रॉक्सीज ही ईरान और यूएस के जो रिलेशंस है उनको डिस्टर्ब कर रहा है। शाबाश। उसके बाद लेके डायरेक्ट वार कब स्टार्ट हो गया? एस्केलेशन टुवर्ड डायरेक्ट वार या डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। अभी प्रॉक्सी खत्म हो गए, डायरेक्ट वार की तरफ हम जाएंगे। डायरेक्ट वार नंबर 1। पहली बात 2020 की आ जाती है। 2020 में यूएस किल्ड ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को किसने किल किया? शाबाश, यूएस ने। कहां पे? बगदाद में।
बगदाद इराक, वही प्रॉक्सी यूज हो गया ना। 2020 में जब ईरान ने इसका डायरेक्ट रिवेंज लेना चाहा कि अभी हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, इसका जरूर वो कह रहे थे कि बदला लेंगे। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इसने यूएस और ईरान को वार की तरफ ले आए, और इसकी वजह से साइबर वारफेयर जन्म ले गया, इसकी वजह से असैसिनेशंस अटैक हुए, और इसी वजह से कुछ एयर अटैक्स भी हुए। लेकिन इन सारे कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर किया एक ही वार ने। उस वार का नाम है इजराइल ईरान वार। इजराइल ईरान टेंशन में अगर हम बैलेंस ऑफ पावर को देखें तो इजराइल यूएस के साथ एलाइज है, और ईरान के मिडल ईस्ट के साथ है, पैलेस्टाइन के साथ है। तो वो अगर इजराइल ईरान वार जो था तो ईरान यूएस को भी इग्नाइट किया इसने। इसराइल कंसिडर ईरान न्यूक्लियर एम्बिशन एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो ये स्टांस भी ईरान को डिस्टर्ब कर रहा था कि इसराइल का स्टांस अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, वो यूएस को सपोर्ट कर रहा था। और फिर उसके बाद जब इसराइल ईरान वार के बाद हमारे पास आइडियोलॉजिकल टसल आया, तो हमारे पास पैलेस्टाइन इसराइल वार भी आया। पैलेस्टाइन इसराइल वार, उसने भी पैलेस्टाइन का सपोर्ट ईरान, और ईरान का सपोर्ट पैलेस्टाइन, इसराइल अगेन यूएस के एलाइज में। तो इसने पूरी रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की, रीजनल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हुई। साइबर वारफेयर, असैसिनेशंस, अटैक्स एंड कुछ एयर स्ट्राइक्स, ये यहाँ से स्टार्ट हो गए। अभी हम चले जाते हैं 2026 यूएस ईरान वार। अभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है 2026 में, आफ्टर पैलेस्टाइन इसराइल, आफ्टर यूएस क्या कहते हैं ईरान इसराइल वार, आफ्टर असैसिनेशंस। उसके बाद 2026 में हम बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो ये फेब में स्टार्ट होता है, फेब में। फेब 2026 में ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एपिक फरी। ऑपरेशन एपिक फरी। इस ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो यूएस एंड इसराइल है उसने ईरान पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया, दोनों ने, यूएस एंड इसराइल। उसका नाम है ऑपरेशन एपिक फरी। यूएस एंड इसराइल लॉन्च्ड लार्ज स्केल स्ट्राइक्स। यूएस इसराइल ने ईरान पे लार्ज स्केल स्ट्राइक्स की तरफ हो गया ऑपरेशन एपिक फरी के कॉन्टेक्स्ट में। यूएस इसराइल ने ईरान के मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया, ईरान के मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया, ईरान के एयर डिफेंस को टारगेट किया, ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया, और ईरान के पॉलिटिकल लीडर को टारगेट किया। इसके अगेंस्ट ईरान ने क्या किया? बहुत सारे मिसाइल्स अटैक्स। ईरान का जो बदला था वो मिसाइल अटैक्स के थ्रू था। फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने बैलिस्टिक्स मिसाइल्स लॉन्च किए, और जितने भी ईरान के बेसिस थे, सॉरी यूएस के बेसिस, वो ईरान ने हिट किए बैलिस्टिक मिसाइल से। एंड सुसाइड ड्रोन्स अटैक भी उस पे किए, सुसाइड ड्रोन्स भी उस पे किए। यूएस ने प्रिसाइज्ड अटैक की तरफ गया। प्रिसीजन एयर स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन एयर स्ट्राइक।
आजकल जो एयर स्ट्राइक्स में मॉडर्न है वो प्रिसीजन एयर स्ट्राइक है। ईरान के पॉलिटिकल लीडर को प्रिसाइज अटैक की वजह से क्या किया, असैसिनेट किया। तो प्रिसीजन एयर अटैक्स की तरफ चला गया, प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स की। और प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स के बाद नेवल पावर्स, ईरान के नेवल पावर्स को उन्होंने हेड किया यूएस ने। एंड ईरान के इंटेलिजेंस एआई बेस्ड ऑपरेशन की इंटेलिजेंस सिस्टम को डिस्टर्ब किया। ये माइंड में रखे। आई रिपीट, ये जो फर्स्ट टाइम कन्फ्रंटेशन हुई, उस कन्फ्रंटेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम नेवल पावर्स प्रिसीजन एयर स्ट्राइक यूएस ने अगेंस्ट ईरान लॉन्च किए। अगेन अगर मैं दोनों साइड की बात करूं तो साइबर वारफेयर भी स्टार्ट हुआ। क्या, साइबर वारफेयर, दोनों के बीच साइबर वारफेयर भी स्टार्ट हुआ। कम्युनिकेशन सिस्टम्स एक दूसरे के डिस्टर्ब किए गई, बैंकिंग नेटवर्क डिस्टर्ब किया गया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब किया गया। ईरान में बहुत सारे जगहों पे इंटरनेट शटडाउन हुए। और नॉट ओनली ये कॉन्फ्लिक्ट ईरान तक महदूद हुआ, इस कॉन्फ्लिक्ट की रीजनल एक्सपेंशन हुई। और इसकी रीजनल एक्सपेंशन अभी भी पॉसिबल है अगर अभी भी पीस टॉक कामयाब नहीं हुई। इसकी जो एक्सपेंशन है वो जो एयर स्ट्राइक्स थे ईरान के, वो जितनी भी मिलिट्री ग्राउंड्स थे, एयर बेसिस थे, किसके, यूएस के, सारे टारगेट किए गए। और यूएस ने अगेन थ्रेट किया, नॉट ओनली यूएस सॉरी ईरान, बल्कि इराक, जितने भी प्रॉक्सीज थे, सीरिया, यमन, गल्फ को स्ट्राइक किया, गल्फ रीजन को, लेबनान। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजनल एक्सपेंशन है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। किसका, किसका, यूएस ईरान वार का। और कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव अगर मैं समझाना चाहूं तो इस वार की कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा देखे। कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस ईरान वार, नंबर 1 लेके शाबाश। द कंटेम्पररी perspective of US-Iran war is no longer traditional military confrontation। ये बात माइंड में रखे। This is not only military confrontation, मैंने स्टार्ट में कहा था, rather multiple perspective देके, इसके multiple perspective देके इस वार के डिफरेंट डोमेन्स है, from the geopolitical to geoeconomic, geopolitical to geoeconomic, इसके पर्सपेक्टिव्स है। फ्रॉम आइडियोलॉजिकल टू रिलीजियस, फ्रॉम रिलीजन टू प्रॉक्सी वॉरफेयर, फ्रॉम प्रॉक्सी टू डायरेक्ट वॉरफेयर। एंड डायरेक्ट वॉरफेयर में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। So US-Iran war is not only traditional military conflict, rather it is geoeconomic, geopolitical, based on proxies, डायरेक्ट कन्फ्लिक्टेशन। सो ये चीजें आप माइंड में रखें कि ये मिडिल ईस्ट तक भी जा सकता है और ये पूरे ग्लोब को भी अफेक्ट कर सकता है। नेचर ऑफ वारफेयर फ्रॉम डायरेक्ट वारफेयर टू हाइब्रिड वारफेयर। क्या सर ये लास्ट सदी में स्किप हो गया है सर। देखो इसका पॉइंट ये है कि यूएस ईरान वार इज नॉट ओनली traditional military confrontation, it is multi-dimensional war based on geopolitical factors, geoeconomic, ideological, cyber warfare, hybrid warfare, followed by direct confrontation, जो कि मिसाइल्स अटैक्स में आप लोग देख सकते हैं। यहां तक हमने ये चीज क्लियर की। अभी हम जाएंगे किस पे, नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम डायरेक्ट वॉर टू हाइब्रिड वॉरफेयर, फ्रॉम डायरेक्ट वॉर, फ्रॉम डायरेक्ट वॉर टू हाइब्रिड वॉरफेयर। ये डायरेक्ट वॉर से हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ जा सकता है। यूएस ईरान की जो वार है ये प्रॉक्सी वॉर भी है, इसमें बहुत सारे प्रॉक्सीज ग्राउंड्स है। इकोनॉमिक सैंक्शंस मैंने बता दिए, हिस्ट्री में इकोनॉमिक सैंक्शंस भी बताए, मैंने मैरीटाइम टेंशंस भी बताया, स्टेट ऑफ हार्मोस का, मैरीटाइम सैंक्शंस,
स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के कंटेक्स्ट में। मैंने आप लोगों को न्यूक्लियर डिप्लोमेसी भी बताया कि न्यूक्लियर डिप्लोमेसी भी थी जीसीपीओ डील से विड्रायल की। मैंने आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है जो कि 2026 में हमने देखी, प्रिसीजन अटैक्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रिसाइज अटैक्स। फिर हमारे पास स्ट्रेटेजिक डिटरेंस भी है, इन दोनों का स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। इन सारों को अगर हम बात करें, इन सारों की, तो इन सारों में कोर ड्राइव कौन सा है? कोर ड्राइव, कोर ड्राइव लेके, कोर ड्राइव इज न्यूक्लियर इशू इज द कोर ड्राइव, न्यूक्लियर इशू। हमारे पास न्यूक्लियर इशू कोर ड्राइव है। यूनाइटेड स्टेट कह रहे हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर ड्राइव है ये थ्रेट टू रीजनल एलाइज है। इट इज अ थ्रेट टू रीजनल एलाइज, ये एक थ्रेट है रीजनल एलाइज के लिए। एंड इट इज अ ग्लोबल चैलेंज, नॉट ओनली रीजनल, एक ग्लोबल चैलेंज होगा सिक्योरिटी को। इट इज अ ग्लोबल चैलेंज फॉरवर्ड फॉर सिक्योरिटी। ग्लोबल चैलेंज ऑफ सिक्योरिटी के साथ वो कहते हैं कि हमारे पास इट इज अ थ्रेट टू, डेंजर टू इजरायली सिक्योरिटी, डेंजर टू इजरायली सिक्योरिटी, इजराइल को भी एक थ्रेट होगा। और फिर वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर भी डिस्टर्ब होगा, बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन डिस्टर्ब होगा, और यूएस की हेजमनी भी डिस्टर्ब हो सकती है। सो वो कहता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो प्रोलिफरेशन नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि पूरी गल्फ में डिस्टेबलाइजेशन आ सकती है, नॉट ओनली इन द मिडल ईस्ट। लेकिन अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के क्या पर्सपेक्टिव है? इट इज अ पीसफुल एग्रीमेंट, सॉरी पीसफुल प्रोलिफरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ईरान कहते हैं ये पीसफुल है, यूएस कहता है ये थ्रेट है। ईरान कहते हैं ये मैं एनर्जी एनरिचमेंट के लिए कर रहा हूं, यूएस कह रहे कि ये डिस्टेबलाइजेशन है। तो यूएस ने डायरेक्ट क्या लगाए? सैंक्शंस लगाए। और वो सैंक्शन मैंने आपको बताया कि वो सैंक्शंस थे जो कि जीसीपीओए डील के बाद सैंक्शंस दोबारा इंक्रीज हो गए। उससे पहले जीसीपीओ में क्या थे? 3 साल तक ईरान ने अच्छी एनरिचमेंट की है, फ्रॉम 2015 टू 2018। जब 2018 में जीसीपीओ से यूएस ने विड्रा किया, दोबारा सैंक्शंस आए, उसके बाद प्रोलिफरेशन डिस्टर्ब हुई। समझे बात को? उसके बाद मैंने आप लोगों को स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बात की कि बोन ऑफ कंटेंशन, सेकंड बोन ऑफ कंटेंशन है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। अगर ईरान की न्यूक्लियर डील के साथ, न्यूक्लियर डील हो गई यूएस के साथ इस्लामाबाद टॉक्स में, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है। ईरान जब भी यूएस के साथ टसल में होता है, वो डायरेक्ट स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करता है, उसके थ्रेट्स देता है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज की सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, स्ट्रेटेजिक भी है। इकोनॉमिक वैल्यू तो ये है कि 20 to 25% ऑफ द ऑयल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइस हाइक की तरफ, ऑयल प्राइस हाइक की तरफ ग्लोब को लेके जा सकता है। लेकिन अगेन अगर मैं बात करूं एक स्ट्रेटेजिकली, तो ये जब भी देखा गया है कि ईरान और यूएस का टसल है, तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज को क्या करता है? ब्लॉक करता है। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, टसल के अलावा अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान को एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हासिल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से। तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है जो कि इस्लामाबाद टॉक में जरूर वो क्या होगा? एड्रेस होगा, अगर ये कामयाब हो गए। शाबाश। अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। देखो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन किस तरह है? 2026 में ये इसकी एविडेंस हमने देखे है। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुई है बिटवीन यूएस एंड ईरान, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स, प्रॉक्सीज अटैक्स, साइबर अटैक्स, मैरीटाइम अटैक्स हमने देखे हैं। और इन सारों को जब हम देखें तो इसके इम्पैक्ट सिर्फ ईरान पे नहीं है, के इम्पैक्ट्स ऑल ओवर द ग्लोब आ रहे हैं। यूएस ईरान वार इज नॉट
only concerned to Middle East or we can say US and Iran. पूरे ग्लोब में इसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, फ्यूल कास्ट बढ़ रहे हैं। 25% ऑफ द ऑयल जो है उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, तो फ्यूल कास्ट ऑल ओवर द ग्लोब बढ़ गया। फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ गई, क्योंकि अभी उसका जो रास्ता शॉर्टकट है स्टेट ऑफ हार्मोज, तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ गई बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ हार्मोज। ग्लोबल इन्फ्लेशन हुआ है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ग्लोबल इन्फ्लेशन हुआ है। और ग्लोबल इन्फ्लेशन के साथ अगर मैं बात करूं, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक टसल। पूरे ग्लोब ने इसके इकोनॉमिक टसल्स, इकोनॉमिक क्राइसिस पे जा सकते हैं। और ट्रेड डिसरप्शन, जब भी ट्रेड की डिसरप्शन हो, ट्रेड डिसरप्शन, तो ट्रेड डिसरप्शन की वजह से ट्रेड में डिले आएगा, डिलेड ट्रेड होगा, डिलेड। और डिलेड ट्रेड की वजह से शिपिंग कॉस्ट उनका बढ़ेगा, शिपिंग कॉस्ट। और जब शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो उसकी वजह से हो सकता है शायद कि ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो। एयरप्लेन डिस्ट्रप्शन भी है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारे पास ये जो ट्रेड रूट है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए। और इस पूरे पूरे ग्लोब में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकते हैं कि नहीं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ ग्लोब जा सकती है। सिविलियन कैजुअलिटी भी हमने देखे, मिलिट्री कैजुअलिटी भी देखे, रिफ्यूज मूवमेंट्स भी हमने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन भी हमने देखे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ ग्लोब जा रहा है बिकॉज ऑफ यूएस ईरान वॉर। अगर हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोल ऑफ मेजर पावर्स, मेजर पावर का बहुत अहम रोल है। रोल ऑफ मेजर पावर क्या है? शाबाश। द वेरी फर्स्ट वन इज टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रशिया in the context of US-Iran war. Russia supported Iran diplomatically but avoided direct military involvement and support. Diplomatically Russia ईरान को सपोर्ट कर रहा है। एंड चाइना, अगेन चाइना की अगर मैं बात करूं, चाइना एडुकेटेड डी-एस्केलेशन फ्रॉम द रीजन बिकॉज उसको ऑयल चाहिए, उसको डी-एस्केलेशन, वो कहते हैं कि गल्फ ऑयल जो है वो इंपोर्ट्स हो तो वो डी-एस्केलेशन में इंटरेस्टेड है और वो रीजनल स्टेबिलिटी में इंटरेस्टेड है। सो चाइना का टिल्ट ईरान की तरफ है, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली। बट अगेन अगर मैं बात करूं, वो चाहता है कि यहां पे पीस हो। शाबाश। अगर मैं बात करूं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, strategically, politically, economically, ideologically they are supporting ईरान, क्योंकि दे आर वल्नरेबल। ये कंट्रीज है बहुत वल्नरेबल है, उन पे अटैक्स हुई है, ईरान ने अटैक्स किए, बट वो भी चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज इनके साथ हो और वो भी इनके साथ अच्छे रिलेशंस और साथ पीस की तरफ जाना चाहते हैं। अभी अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो इसके क्या इम्पैक्ट्स है पाकिस्तान पे? यूएस ईरान वार, इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान, ये सब हेडिंग होगा। इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान। द वेरी फर्स्ट वन इज ईरान नेबर कंट्री है और ईरान के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर हम बात करें इस वार की, तो इस वार में ईरान के साथ पाकिस्तान एज अ मीडिएटर एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अगेन अगर हम यूएस की बात करें, सो पाकिस्तान यूएस के साथ भी एक मीडिएटर रोल प्ले कर सकता है। सो पाकिस्तान एज अ मीडिएटर बेस्ट मीडिएटर है। पहली बात ये, स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली। अगेन अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में प्राइस हाइक आया है पाकिस्तान में, ऑयल प्राइस हाइक है, इन्फ्लेशन है और बॉर्डर सिक्योरिटी ज्यादा हो गए, और उसके बाद कुछ बैलेंस ऑफ पावर भी डिस्टर्ब हो सकता है विद इंडिया। तो ये चाहिए कि पाकिस्तान इसमें एक अहम रोल प्ले करे। अगर हम बात करें मिलिट्री की कंपैरिजन की कि यूएस और ईरान की मिलिट्री में कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, इस पूरे वार में यूएस जो है उसकी मिलिट्री स्ट्रांग है, लेकिन अगेन वो अपने हेजमनी को सिक्योर करने के लिए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ अगर जाएगा भी
तो इसकी इकोनॉमी, उसकी स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल लॉस हो सकती है, जो कि इनके बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन चाइना एंड यूएस डिस्टर्ब कर सकता है. सो यूएस विल मूव टुवर्ड पीस, पीस की तरफ जाएगा. एसिमेट्रिकल वारफेयर की तरफ अगर वो जाए भी ना, या कन्वेंशनल वारफेयर की तरफ यूएस जाए भी, तो उसके इम्पैक्ट्स यूएस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू ईरान, बिकॉज यूएस की हेजमनी डिस्टर्ब होगी और यूएस की जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डोमिनेंस है, वो शायद चाइना की तरफ टिल्ट ज्यादा करे. ऑल्दो ईरान के पास चांसेस डिफीट के नहीं है, बट ईरान ने कोशिश ये की है कि उनके बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब करे, स्ट्रेटेजिकली उसको वीक करे, फिर उसके बाद ये कोशिश करे कि हमें जो न्यूक्लियर वारफेयर, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसमें हमें अलाउ किया जाए. तो उसके न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ये उनके लिए ठीक नहीं है, स्ट्रेटेजिकली उनके लिए वार ठीक नहीं है. प्रॉक्सी भी बढ़ सकते हैं उन पे, साइबर वॉरफेयर, इकोनॉमिक सैंक्शंस, सारे लेवल पे उनकी चीजें डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन उनका मेन मकसद है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. इस वार के इम्पैक्ट्स यूएस पे ज्यादा होगी, बिकॉज यूएस की एक हेजमनी डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगी. शाबाश. चाइना यूएस एम्बेलेंस होगा, और इसके अलावा उनको इकोनॉमिक क्लास इतनी नहीं हो सकती, लेकिन डिप्लोमेटिक क्लास उसकी बहुत ज्यादा होगी. अगर मैं बात करूं फ्यूचर सिनेरियोज की, तो आपने इस वार के कुछ फ्यूचर सिनेरियोज देखने हैं. नंबर 1, सिनेरियो 1 लेके. सिनेरियो 1 में आप डिप्लोमेटिक सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं इस्लामाबाद टॉक्स को सामने रख के. सिनेरियो 1, इस्लामाबाद टॉक्स, जो कि अभी भी तकरीबन आप समझ सकते हैं कि एक इनिशिएटिव है, आल दो कुछ पॉइंट्स की वजह से वो फेल है, लेकिन इसका हल ही डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस है. डिप्लोमेटिक जो है सेटलमेंट अगर नहीं होता तो वार की बेस पे सेटलमेंट मुश्किल है. डिप्लोमेटिक सेटलमेंट, अगर एक प्रॉब्लम है न्यूक्लियर की निगोशिएशन की, तो आप करें ना न्यूक्लियर निगोशिएशन बिटवीन यूएस एंड ईरान, और इस न्यूक्लियर निगोशिएशन की वजह से इस्लामाबाद टॉक्स फेल है. सैंक्शंस रिलीफ इतना मसला नहीं है, लेकिन सैंक्शंस रिलीफ पे भी आप थोड़ी बात करें डिप्लोमेटिकली, रीजनली गारंटीज नहीं दे रहे, रीजनल गारंटीज, रीजनल पीस की गारंटी यूएस नहीं दे रहा. सो एक न्यूक्लियर निगोशिएशन की तरफ हमें जाना चाहिए इस्लामाबाद टॉक्स में. रीजनल गारंटीज अगर वो हो तब ईरान जो है वो इसको एक्सेप्ट करेगा. सिनेरियो नंबर 1 इज अ गुड सिनेरियो, इसके बेस पे पीस आ सकती है. शाबाश. सिनेरियो नंबर 2 क्या है? सिनेरियो 2 ये है कि लॉन्ग टर्म कोल्ड वार हो, कोल्ड वार कॉन्फ्लिक्ट, नो फुल पीस, कोई भी फुल पीस ना हो, नो टोटल वार, कोई भी टोटल वार ना हो, एक कोल्ड वार हो, प्रॉक्सी, कंटिन्यूड प्रॉक्सी टेंशंस हो, कंटिन्यूड प्रॉक्सी टेंशंस, जो कि प्रीवियस 1979 के बाद था. ये भी एक सिनेरियो है. और सिनेरियो 3 ये हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक्सपेंशन ऑफ द वार. एक्सपेंशन ऑफ द वार, वार की एक्सपेंशन हो सकती है टुवर्ड्स नेटो फोर्सेस इन्वॉल्व हो इसमें, अगर टुवर्ड्स व्हाट, गल्फ स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो, टुवर्ड व्हाट, ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स से इजराइल इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और मेजर पावर्स इन्वॉल्व हो जाए. तो उसके बेस पे ये सिनेरियो नंबर 3 क्या है कि ये फिर आप जा सकते हो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ. सिनेरियो 2 इज अ कोल्ड वॉर, जो कि पहले भी था 1979 में, एंड सिनेरियो 1 इज द डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन बिटवीन यूएस एंड ईरान. समझ आ रही चीजों की कि नहीं? अगर मैं क्रिटिकली इस टॉपिक को देखूं, सो क्रिटिकली मैं एक पॉइंट को जरूर क्रिटिकल एनालिसिस में रखूंगा कि प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जो कि यूएस का पॉइंट है, वो ईरान के साथ थ्रू निगोशिएशन ठीक होना चाहिए, और प्रोटेक्ट
रीजनल एलाइज, हमने रीजनल एलाइज को जरूर प्रोटेक्ट करना है ताकि प्रॉक्सीज ना हो। और एक और चीज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ग्लोबल ट्रेड रूट, यूएस का ये है, ग्लोबल ट्रेड रूट को, ग्लोबल ट्रेड रूट के थ्रू कुछ सिग्नेचर्स होने चाहिए। और ये ग्लोबल ट्रेड रूट और रीजनल एलाइज और यूएस जो है वो ईरान के खिलाफ चाहता है कि वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेट ना करे, ये यूएस के मुतलबात है। लेकिन ईरान क्या चाहता है कि वो कहते हैं वेस्ट की डोमिनेंस ना हो, वेस्ट की क्या ना हो, वेस्ट की डोमिनेंस ना हो। ईरान ग्लोबल क्या कहता है कि उसकी नेशनल सोवरेनिटी हो, ईरान अपनी नेशनल सोवरेनिटी चाहता है और ईरान फॉरेन इंटरवेंशन नहीं चाहता। तो इन दोनों तीनों मुतलबात जो ईरान के हैं और जो यूएस के हैं, इनको सिर्फ एक ही डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के थ्रू हल किया जा सकता है। ये वार की क्या होगी फ्यूचर सिनेरियो, क्रिटिकल एनालिसिस। शाबाश। अगर मैं बात करूं कि इसके कंटेक्स्ट में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो क्वेश्चन लेके एनालाइज द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, एनालाइज, ये एक सवाल है आप लोग लेके, एनालाइज द जियोपॉलिटिकल significance, what significance of Strait of Hormuz, Strait of Hormuz in the US Iran war, in the US Iran war। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एनालाइज द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इन द यूएस ईरान वार। और दूसरा क्वेश्चन लिख ले, इवोल्वेट, छोटा सा सवाल है इंपॉर्टेंट, इवोल्वेट द impacts of US Iran tension, US Iran tension on Pakistan। ये दूसरा सवाल है, ये आप लोगों ने कवर करना है, ठीक है, असाइनमेंट के तौर पे।